आता है। क्यों नहीं करी थी सौम्या अटेंड? चलो आज नया फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, है बहुत आसान सीखना, ठीक है, और ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। अभी चैप्टर 2 ही चल रहा है बेटा, लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा आज, आज या कल में चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है कंपनी, ठीक है। एक बात बताओ, मैं जो हूं ना एक बिजनेस चलाता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेस चलाता हूं, मतलब बिजनेस मेरा है। मैं आप लोग को बोलता हूं मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मैं एक बिजनेस चलाता हूं जिसका मैं अकेला मालिक हूं, ठीक है। मैं आप लोग को बोल रहा हूं मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, आप लगाओगे कि नहीं? हाँ या ना बस बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आप पैसा लगाओगे कि नहीं बस मेरे को ये बताओ फटाफट, हाँ बोलो या ना बोलो। मैं आप लोग को बोल रहा हूं पैसा लगाओ मेरे बिजनेस में, क्या आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब होगा क्या पता है, देखो आप लोग ना पैसा अगर लगा देते हो तो मेरे बिजनेस पे लगाए हो, बिजनेस को मैं चला रहा हूं, यदि मुझे कुछ हो गया तो आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा, क्योंकि आपने पैसे जिस बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेस एक बंदे ने चला रहा है, जैसे मैं चला रहा हूं। जब तक मैं हूं बिजनेस चल रहा है, मुझे कुछ हुआ तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और आपके लगाए पैसे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। अक्सर होता क्या है कि देखो बिजनेस एक प्लेस होती है जहां पैसे लगा सकते हो और कमा सकते हो, पर पैसे कहाँ लगाने ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप पैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में मत लगाओ, क्योंकि ये बिजनेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मन बदल गया, वो बिजनेस बंद कर दिया, आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, आपका पैसा डूब जाएगा। तो कभी इन बिजनेसेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए? तो आपको जिस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए वो है बिजनेस, कंपनी का बिजनेस। अब आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से सुन लो, समझ लो क्या है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्या होता है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस या व्यापार है जिसमें कुछ लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। मान लो 3 नाम लिख देते हैं हम लोग, तनीषा हो गया, ठीक है, तनीषा हो गई, यश हो गया और मधु हो गई। तीनों के दिमाग में एक आइडिया है कि इन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब अगर ये डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस को एक कंपनी फॉर्म में चलाएंगे, तो करना बेसिकली ये होगा इनको कि एक कॉमन नेम रखना होगा। ये अपने नाम से नहीं बिजनेस चलाएंगे, ये कॉमन नेम रखेंगे। तो जैसे इन्होंने एक कॉमन नेम रखा, मान लो एक्सेल, AXEL, एक्सेल लिमिटेड नाम से एक नेम रखा, ठीक, ये इनकी कंपनी का कॉमन नेम हो गया। अब दुनिया ना तनीषा को जानती है, ना यश को जानती है, ना मधु को जानती है। इन्होंने जो कॉमन नेम रखा है जिसे कंपनी नेम बोलते हैं, दुनिया इसे जानेगी। इस नेम का ये बराबर करवा देंगे रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा करने से क्या होगा पता है? पर्दे के पीछे भले ये तीनों हैं, तनीषा है, यश है, मधु है, बट आगे से जो भी बिजनेस होगा वो इनके नाम से नहीं होगा। किस नाम से होगा? एक्सेल लिमिटेड के नाम से होगा। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्सेल लिमिटेड के नाम से होंगे। जो प्रॉफिट होगा किस नाम पे होगा? एक्सेल लिमिटेड नाम पे होगा, ठीक है। जो लॉस होगा किस नाम पे होगा? एक्सेल लिमिटेड नाम पे होगा। अब होगा ये कि पर्दे के पीछे ये लोग चलाएंगे यही लोग, लेकिन दुनिया को अब से ये नाम दिखेगा। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? मैंने जो बोला वो समझ आया कि नहीं? तीनों के दिमाग में एक आइडिया है, बिजनेस चालू करना है, तो इन्होंने कॉमन नेम रख लिया। अब आगे से जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी, इनके पर्सनल नेम से ना होकर इस बिजनेस नेम से होगी। अब क्या होगा? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा इस नाम की रेपुटेशन बढ़ेगी। जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो और लोग भी क्या होंगे? जुड़ना चाहेंगे। तो सबको अलाउ कर दिया जाएगा कि जो चाहे वो इस एक्सेल लिमिटेड से आकर जुड़ सकता है, और जुड़ने के लिए इनको क्या लगाना होगा? पैसा या कैपिटल लगाना होगा। तो जो जो जुड़ेगा सब इसमें आके ओनर बन जाएंगे।
जो जो जुड़ेंगे वो आके इसमें ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप समझो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। कंपनी जो है बेसिकली एक कॉमन नेम है जिस नेम से बिजनेस किया जाता है, और इसमें फुल परमिशन होती है कि कभी भी कोई भी पैसा लगा के आके जुड़ सकता है। जो जुड़ता है उस पर्सन को हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। तो जब कंपनी बनी थी, रजिस्टर्ड हुई थी, तो 3 शेयर होल्डर थे, तनीषा, यश और मधु। ये ओनर्स थे, इनके पैसे से चल रहा था बिजनेस। फिर जब बिजनेस ग्रो किया तो इनको और पैसा लगा, तो इन्होंने और लोगों को जोड़ा। तो ऐसे करोड़ों लोगों को आप एक कंपनी से जोड़ सकते हो। अब आप बताओ, आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं, कंपनी क्या होती है? ठीक है, इस एग्जांपल को और रिफाइंड करते हैं आपके लिए ताकि आपको एकदम अच्छे से चीज और समझ आए। आपने इनका नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस स्टार्ट करे तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट किया था, अकेले नहीं किया था। और उनको ये बात पता था कि वो अपने नाम से अगर बिजनेस करेंगे तो लोग इन्हीं को जानेंगे, और इनको कुछ हो गया तो इनका बिजनेस डूब जाता। तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने क्या किया, एक कॉमन नेम से कंपनी बनाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, शुरू में इन्हीं लोगों ने, धीरू भाई अंबानी और उनके कुछ दोस्तों ने पैसा लगाया, एक कंपनी कॉमन नेम रखा और इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है अपने को कि हमारी कंपनी है। अब रिलायंस के नाम से बहुत अच्छा काम चला तो इनकी रेप्यूटेशन बढ़ी। तो रेप्यूटेशन बढ़ी तो और लोग भी आके रिलायंस से जुड़ने लग गए। ठीक है, तो आज की डेट में मैं आपको पोजीशन बताऊं तो रिलायंस में कैपिटल जो है वो 4.5 लाख करोड़ का है, और रिलायंस में ओनर्स हैं करीबन 2.5 लाख से 3 लाख इन्वेस्टर्स हैं। तो कंपनी का फायदा यही होता है कि आप एक नेम से स्टार्ट कर देते हो, जब लोगों का विश्वास बढ़ता है तो सभी लोग इसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, और जितना ज्यादा पैसा लगता है, जो जो पैसा लगाता है वो ओनर बन जाता है इसका। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आप बताओ, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? टाटा में बहुत सारे शेयर होल्डर है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये किस्सा होता है कंपनी का। ठीक है, आपको ये बात पहले तो बेसिक समझ आना चाहिए। अब जो जो बातें मैं बोलूंगा वो समझो। जब आप कंपनी का नेम रख देते हैं, जब आप एक कंपनी का नाम रख देते हो, जैसे कोई भी नाम अपन दे दिया यहाँ पे, ABC लिमिटेड जैसे अपन नाम दे दिए, तो जब आप कंपनी के नेम को रजिस्टर्ड करा देते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो कंपनी की सेपरेट एंटिटी हो जाती है, सेपरेट पर्सनैलिटी हो जाती है। सेपरेट पर्सनैलिटी होने का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है उनके नाम से बिजनेस नहीं होगा, अब जो बिजनेस होगा वो कंपनी के नेम से होगा। तो इसे ही सेपरेट पर्सनैलिटी या आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि जिंदा इंसान नहीं है, पर जैसे एक इंसान अपने नाम से वर्क करता है, आप जैसे साइन वाइन करते हो, कंपनी भी अपने नाम से वर्क कर सकती है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना। जैसे एक जमीन खरीदनी है, एक लैंड खरीदनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, मेरा नाम है जमशेद सर, मैं इस कंपनी को बनाया हूं। अब अगर जमीन खरीदनी है कंपनी के नाम से, तो साइन किसकी होगी, ABC लिमिटेड की साइन होगी कि मेरी साइन होगी, ये बताओ। मैंने कॉमन नेम से कंपनी को बनाया ABC लिमिटेड को, अब कंपनी के नाम से जमीन खरीदनी है तो सिग्नेचर किसकी जाएगी, मेरी जाएगी कि कंपनी की जाएगी? और जमीन का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा, मेरे नाम से कि कंपनी के नाम से? जमीन का रजिस्ट्रेशन भी कंपनी के नाम से होगा, ABC लिमिटेड के नाम से होगा, और साइन भी कंपनी की लगेगी, सील लगा दी जाएगी कंपनी की। तो मैं कौन हूं, मैं बस कंपनी से जुड़ा एक पर्सन हूं। मुझे कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन नेम रजिस्टर्ड है, अब इस नाम से ही बिजनेस चलता रहेगा। धीरू भाई अंबानी मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, पर वो रिलायंस को रजिस्टर्ड करा के गए थे, तो नए लोग उसमें आते गए, नए लोग जुड़ते गए, और रिलायंस आज भी चल रही है, उनके बच्चे रिलायंस को चला रहे हैं। तो आप भी जब कंपनी बनाते हो तो फायदा ये होता है कि ये आपकी डेथ से अनअफेक्टेड होती है। अगर आपको कुछ हो भी गया तो दूसरे लोग पैसा लगा के कंपनी को आगे चला सकते हैं। ये बात मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो कंपनी में सबसे पहली बात आपको जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि यहाँ पे सेपरेट पर्सनैलिटी है, आप अलग हो, कंपनी अलग है। आपको कंपनी से जैसे जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, आपको फुल अलाउ किया गया है। पैसा लगा के जुड़ना है पैसा लगा के जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना है मत जुड़ो। कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है, सारा नाम कंपनी के नाम से होगा, सारा काम कंपनी के नाम से होगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पैसा कैसे आता है, कैपिटल कैसे आता है। कैपिटल मतलब आप सब जानते हैं, मैं मान के चलता हूं, कैपिटल मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैपिटल है। सबसे पहली बात कैसे आता है, तो अगर आप एक कंपनी बनाओगे तो इसमें जो कैपिटल या पैसा होता है ना बेटा, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सभी लोग पैसा लगा सकें, और ये स्मॉल पार्ट्स जो होते हैं वो शेयर्स कहलाते हैं। तो कंपनी में पैसा लगाने का तरीका होता है शेयर्स खरीद के। तो जैसे कैसे आप समझो, एक शेयर कंपनी ने बोला है 100 रुपए का है, ठीक है। मतलब कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी में पैसा आपको लगाना है तो आपको उसमें शेयर खरीदने होंगे, मतलब आपका कॉन्ट्री होगा उतना। तो एक शेयर 100 रुपए का है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मार्क ने एक कंपनी में 20 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो उसने कंपनी में कितना रुपए इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल उसका कंपनी में लगा, कितना पैसा उसने कंपनी में लगाया। 2000 रुपए लगाकर वो उस कंपनी का ओनर बन गया। 2000 रुपए लगाकर वो उस कंपनी का ओनर बन गया। तो आप भी इंडिया की किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। आपको बस ये देखना है कि उनके शेयर का रेट क्या है। आप इन शेयर्स के लिए अप्लाई करो। अप्लाई करो मतलब कंपनी को बोलो कि हमें तुम्हारे शेयर खरीदना है। अब कंपनी को तो पैसा मिलेगा तो मना क्यों करेगी आपको। तो आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीद सकते हो, ये याद रखना। तो आप ये बात समझ लो, कैपिटल का मतलब मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस होता है। इन कंपनीज कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय परचेज ऑफ शेयर्स। लोग जितने शेयर खरीदेंगे कंपनी को उतना पैसा मिलता जाएगा। जैसे अभी सुबह का रेट बता रहा हूं, आज रिलायंस का जो रेट है वो है एक शेयर 270 रुपए का। तो अभी तुमको रिलायंस में पैसा लगाना है तो एक शेयर कितने का मिलेगा तुमको, 270 रुपए। तो तुम जितने शेयर खरीदोगे उतना पैसा रिलायंस को मिल जाएगा, और वो तुमको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि तुम कंपनी के मालिक हो, ओनर हो, ठीक है। और तुम्हारे ही जैसे हजारों लोग ओनर हैं। अब तुम बताओ पहले तुमको ये बात जो मैंने पढ़ाई वो समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। कंपनी सारी वर्किंग अपने नेम से करती है, उसकी सेपरेट पर्सनैलिटी है। दूसरा, कंपनी में पैसा लगाने का तरीका यह है कि आपको क्या परचेज करना पड़ता है, शेयर परचेज करना पड़ता है। तीसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि आपकी इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आपकी लायबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। कभी भी याद रखना, आपने शेयर खरीदा तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे। अगर आप शेयर होल्डर हो मतलब आपने पैसा लगाया है, और बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो ओनर होता है। अब जैसे हमारे एग्जांपल में ऊपर मार्क ने 20 शेयर्स खरीदे थे और एक शेयर 100 रुपए का था, तो उसने एक पर्टिकुलर कंपनी को 2000 रुपए दिए, मतलब 2000 रुपए का कैपिटल लगाया, इन्वेस्ट किया। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इसको जो प्रॉफिट में से हिस्सा है वो किस हिसाब से मिलेगा, जितना पैसा उसने लगाया। जैसे 2000 रुपए लगाया है तो प्रॉफिट में से भी हिस्सा 2000 के हिसाब से इसको मिलेगा। और ये माना जाएगा कि क्योंकि ये कंपनी का फुल ओनर नहीं है, इसके जैसे ही बहुत सारे लोग रोज शेयर खरीदते हैं, तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब अगर इसने अग्री किया है कि 20 शेयर खरीदेगा और 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसको केवल कंपनी को 2000 रुपए देने हैं, उसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देना है। अब कंपनी का करोड़ों का नुकसान भी क्यों ना हो जाए, उसे मार्क को मतलब नहीं है। इसने कंपनी को बोला था कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा, 2000 लगाऊंगा, तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इससे केवल कितना मांगा जा सकता है, 2000 मांगा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांगा जा सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना। आप जब किसी भी कंपनी से जुड़ोगे, जितना पैसा देने की बात करे हो बस उतना ही देना है, उससे ज्यादा 1 रुपए भी आपको देने की जरूरत
नहीं है। तो जैसे ना आप एक चीज देखना, कंपनियों का नाम कैसे लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ठीक है, आइडिया सेलुलर लिमिटेड। तो यार यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे तो एक वर्ड लिखा है लिमिटेड। कभी भी कंपनियों में लिमिटेड वर्ड ये दिखाता है कि द लाइबिलिटी इज लिमिटेड, जो कंपनी से जुड़ेगा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो जितना पैसा लगा रहा है उसे उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो जब कंपनियों के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है तो यही बताने के लिए लिखा जाता है कि इसमें जुड़ने वाले लोगों को अपने घर से कुछ नहीं देना होता है, जितना पैसा लगाने की वो बात करे हैं उतना ही पे करना है। ठीक है, चलो फटाफट सम अप करते हैं। मैंने अभी तक जो जो बताया, सबसे पहला, आप अलग हो, कंपनी अलग है। कंपनी की सारी वर्किंग कंपनी के खुद के नाम से होती है, जो कॉमन नेम है, इसलिए कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी है। दूसरा, कंपनी में पैसा कैसे आता है, शेयर्स के थ्रू आता है, शेयर के थ्रू कैपिटल आता है। तीसरा, कंपनी में आप जितना पैसा लगाओगे आपकी लाइबिलिटी उतनी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। इन तीन चीजों में मुझसे कुछ पूछना हो तो बताओ, इन तीन चीजों में मुझसे कुछ पूछना हो तो बताओ। सर ये वाली चीज फिर समझा दो, हमको नहीं समझ आई। इन तीन चीजों में आपको यस या नो बोलो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इन तीन चीजों में आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप बताओ। क्लियर? देवव्रत सेपरेट पर्सनालिटी का मतलब देख यार, सीख ले। आज देवव्रत अपना खुद का बिजनेस चालू करेगा ना, तो लोग देवव्रत को ही जानेंगे। ठीक है, पर्सनली देवव्रत को ही जानेंगे, क्योंकि अगर ये बिजनेस मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कर रहा है तो बिजनेस इसी का, इसी का फुल कंट्रोल है बिजनेस का। तो जो हम लोग बाहरी लोग हैं देवव्रत को जानेंगे। ठीक है, तो बिजनेस और देवव्रत दोनों सेम पर्सन है। देवव्रत ही बिजनेस को चला रहा है, गंगाधर ही शक्तिमान। ठीक, लेकिन अगर देवव्रत एक कंपनी बना देगा तो कंपनी को उसको एक नेम से चलाना पड़ेगा जो कॉमन नेम होगा। अब क्या होगा, बेसिकली जब कोई बिजनेस होगा तो उसमें देवव्रत की कहीं साइन नहीं जाएगी, ये कॉमन नेम से जो आपने कंपनी बनाई है साइन इसी की जाएगी, कंपनी की जाएगी, स्टैंप की जाएगी। जो भी बिजनेस होगा इस कंपनी के नाम से होगा, और दुनिया में कोई भी देवव्रत को नहीं जानेगा, क्योंकि देवव्रत ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है इस कंपनी का। अब इसके साथ बहुत सारे लोग पैसा लगा के इस बिजनेस से जुड़ सकते हैं। तो सेपरेट पर्सनालिटी कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, कंपनी को छोड़कर वो इंसान खुद चलाता है, खुद सामने आकर चलाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो लोग जानते हैं कि किसका बिजनेस है। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक नए नाम को रजिस्टर्ड आप करा देते हो और आपको पर्सनली कोई नहीं जानता है। ठीक है, आप कौन हो, सबको दिखता है कंपनी का नाम, और लोग कंपनी के नाम से डील करते हैं। अब आइडिया का ओनर कौन है आपको क्या पता, आपको तो आइडिया कंपनी का नाम पता है। आपको टाटा सन्स के पीछे कौन है आपको क्या पता, आप तो खाली रतन टाटा का नाम सुने हो, लेकिन बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं। तो कंपनी बनाने का मकसद ये रहता है कि एक आदमी के कंट्रोल में ना जाए कंपनी। कंपनी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, मतलब बना के छोड़ दो, जो पैसा लगा के जुड़ना चाहे जुड़ सकता है और जैसे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। अगर आज मेरा आइडिया है, ठीक है, मैंने कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, लेकिन पैसा आप लोगों ने लगाया, तो मालिक आप लोग होंगे कंपनी के, मैं नहीं हूंगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी कही गई बात एकदम अच्छे समझ आ गई? शेयर कैपिटल का कंसेप्ट देखो यार, ऐसा होता है कि कंपनी जो बिजनेस होता है ना, इसमें सबको अलाउ किया गया है कि एवरी पर्सन, कोई भी जो 18 साल के ऊपर का है वो इन्वेस्ट कर सकता है। एवरी पर्सन कैन इन्वेस्ट। पर सवाल ये है कि अगर बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे तो हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। तो यहां पर जितना पैसा होता है ना, उसको छोटे छोटे यूनिट में तोड़ दिया जाता है, वो यूनिट शेयर कहलाते हैं। और उस शेयर की अपने हिसाब से कंपनी कीमत रख देती है, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। तो हम आम आदमी जो है ना, अगर उसको किसी कंपनी में पैसा लगाना, उसको बस जाके शेयर खरीदने होते हैं। जैसे एक शेयर 10 रुपए का है, मैं बोलता हूँ एक शेयर 10 रुपए का है। अब दीक्षा जो है उसको इस कंपनी में पैसा लगाना है, तो उसको जितना भी पैसा लगाना है वो डिवाइडेड बाय शेयर कर दे। जैसे अगर वो मान लो 100 शेयर खरीद रही है,
अब एक शेयर 10 रुपए का है तो उसने कंपनी में 1000 रुपए लगा दिए। वैसे ही मान लो कोई और पर्सन है, मान लो यश बोलता है कि उसको भी कंपनी में पैसा लगाना है, उसको भी 10 रुपए दे शेयर खरीदना होगा, तो उसको जितना लगे उतना खरीद ले। मान लो इसने 1000 शेयर खरीद दिए, अब एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो इसने कंपनी में कितना रुपए लगाया, 10,000 रुपए लगाया। तो आपको एक कीमत बता दी जाती है, आप उतने शेयर खरीद खरीद के कंपनी में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। आपको इसके बदले एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है जिसे प्रूफ रहता है या सबूत रहता है कि आपने कंपनी में शेयर खरीदे। अब बताओ शेयर कैपिटल समझ आया कि नहीं आया। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबको पैसा लगाना अलाउ किया गया है। भारत का पर्सन हो, भारत के बाहर का पर्सन हो, कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर की कीमत बता दी जाती है, आप खरीदो, जितने शेयर आप खरीदोगे उतना पैसा कंपनी को मिलेगा, ठीक। अब जितना का आपने शेयर खरीदा है, जैसे दीक्षा ने शेयर 1000 रुपए लगाया है, मतलब शेयर खरीद के, यश ने 10,000 लगाया, तो जितना इन्होंने शेयर खरीदा है उनकी लायबिलिटी केवल उतनी है, उससे ज्यादा नहीं। जितना पैसा इन्होंने लगाने की बात करी है उनको उतना ही रुपए देना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर दीक्षा बोल रही है मैं 100 शेयर खरीदूंगी और एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसने 1000 रुपए लगाए, तो अब उसने 1000 रुपए लगाए तो उसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मांग सकते आप, केवल 1000 रुपए इसने लगाए। यश ने 10,000 रुपए लगाए तो उसको सिर्फ 10,000 पे करना है, उससे ज्यादा कुछ पर्सनली पे नहीं करना है, इसलिए लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट जो मैं बात बता रहा हूं उसको एकदम दिमाग में फोकस करके रखना और समझना। पे करना मतलब खरीदे हो तो पैसा देना पड़ेगा ना। अगर इसने बोल दिया है कि मैं 100 शेयर खरीदूंगी, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसने वादा कर दिया है कंपनी को, तो इसे 1000 रुपए मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे कंपनी वाले। तुमने तो बोला था चलो 1000 रुपए दे दो, ठीक है। यश ने बोला था 10,000 दूंगा, तो इससे मांगेंगे पैसा, ठीक है। और इनकी लायबिलिटी बनेगी, जिम्मेदारी है, जब कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसा देना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, गेस करना। एक कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। पहले तो ये बता दो यहाँ पे ये लिमिटेड वर्ड क्या बताने के लिए है, पहले ये बता दो मेरे को, ये लिमिटेड वर्ड क्या बताता है। वो करेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे बेटा, उस पर भी सौम्य डिस्कस करेंगे अपन। लिमिटेड वर्ड ये बताता है कि लायबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड ये बताता है कि लायबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। अब सुनना, आपसे एक सवाल मेरा ये है, टाटा स्टील लिमिटेड नाम की कंपनी है, आज की डेट में इसमें कितने शेयर होल्डर होंगे, आपको क्या लगता है, गैस करो, कितने शेयर होल्डर होंगे, गैस करो, कोई भी अपने मन से वाइल्ड गैस कर दो, कितने होंगे शेयर होल्डर, मतलब कितने लोगों ने पैसा लगाया होगा टाटा स्टील लिमिटेड पे, बहुत पुरानी कंपनी है। 8 लाख शेयर होल्डर, मतलब 8 लाख लोगों ने पैसा लगाया है टाटा कंपनी में। तो कितने ओनर्स हैं टाटा के, 8 लाख ओनर। मेरे भाई का भी पैसा लगा है टाटा में, वो भी मालिक है टाटा लिमिटेड का, जिन जिन ने शेयर खरीदा सब मालिक हैं। तो चलाता कौन होगा, चलाता कौन होगा कंपनी को, ओनर तो 8 लाख हैं, तो चलाता कौन होगा कंपनी को, 8 लाख लोग मिलके तो नहीं चला सकते ना, बहुत ज्यादा है, पूरे पूरे भारत देश में फैले हुए हैं, दुनिया भर में फैले, 8 लाख लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। तो चलाता कौन होगा इसको, ठीक। तो क्या सिस्टम है पता है, ये जो 8 लाख लोग हैं ना, ये कुछ लोगों को, फ्यू प्रोफेशनल्स को रखते हैं जो सैलरी देते हैं और इन शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी को चलाते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स को डायरेक्टर बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है। तो आप एक बात यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ समझ लो, कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंपनी को जो मैनेज करता है, जो पूरा कंपनी को चलाता है, वो पर्सन डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, ठीक है। तो शेयर होल्डर पैसा लगा के बनते हैं हम लोग, और हमको क्या होता है फिर जब बिजनेस कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसका एक हिस्सा मिलता है। अब हम लोग क्योंकि बहुत सारे होते हैं शेयर होल्डर, तो हम कुछ लोगों को रख देते हैं,
ठीक है, जो हमारे लिए कंपनी को चलाते हैं और उसकी सैलरी देते हैं, उन लोगों को डायरेक्टर बोला जाता है। उन लोगों को डायरेक्टर, डायरेक्टर का ही एक पार्ट होता है बेटा सीईओ। ठीक है, डायरेक्टर अकेले नहीं होते, डायरेक्टर का पूरा ग्रुप होता है। इनके ग्रुप को जो है ना हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और उसी में से एक सीईओ भी होता है। ठीक है, तो ना इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर हैं और चलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब जैसे आप लोग ने, एक दो लोग ने सवाल पूछ लिया कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे लोग, तो क्या होता है, जैसे कंपनी चालू हुई, 8 लाख लोग ने पैसा लगा दिया, 8 लाख शेयर होल्डर है, एग्री करते हो? ये कंपनी के ओनर्स हैं, इन सब का पैसा कंपनी पे लगा है। अब इनके पैसे से बिजनेस चलेगा कंपनी का। बिजनेस को चलाएगा कौन, बताओ क्या नाम है उस पर्सन का जो कंपनी के बिजनेस को रन करेगा, जो पूरी कंपनी को मैनेज करेगा, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? 8 लाख ओनर है। ठीक है, इनका पैसा लगा है, लेकिन चला कौन रहा है? डायरेक्टर चला रहे हैं। अब सुनना मेरी बात को, एकदम लॉजिक्स वाइज सीख लो आप। डायरेक्टर कंपनी को चलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, साल में जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, साल में जितना प्रॉफिट होगा, कभी भी याद रखो हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को और साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं। इसमें जितना प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट जो होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरा प्रॉफिट नहीं बांट देते, उसका एक पार्ट बांट देते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब आपने जितने रुपए का शेयर खरीदा है उस हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक बंदे ने टोटल कैपिटल मान लो 4 लाख है, टोटल अमाउंट कंपनी में 4 लाख का लगा हुआ है, एक पर्सन ने अगर 2 लाख के शेयर खरीदे हैं और 2 लोगों ने 1-1 लाख के शेयर खरीदे हैं, तो इसकी हिस्सेदारी कंपनी में 50% की बनती है और इनकी 25 और 25% की बनती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 4 लाख रुपए कैपिटल है, कंपनी में पैसा लगा है। मान लो 4 लाख रुपए में से हितेश ने 2 लाख रुपए लगाया है, यश ने 1 लाख लगाया है, मैंने 1 लाख लगाया है। तो 4 लाख में से अगर 2 लाख हितेश का लगा हुआ है तो 50% ओनर है ये है। तो जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो हिसाब यही होगा, 50% किसको मिलेगा प्रॉफिट का? हितेश को मिलेगा। ठीक, यश को कितना मिलेगा? 25% के हिसाब से मिलेगा। मेरे को किस हिसाब से मिलेगा? 25%। तो जितना आपका टोटल शेयर या टोटल कैपिटल में परसेंटेज बनता है, जितना पैसा आपने लगाया है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी बांटा जाता है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी बांटा जाता है। और ये हमारे जो डायरेक्टर रहे, ये तो इतना मेहनत करके उसका क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो आप सीख लो इस बात को भाई, पैसा लगा के शेयर होल्डर अपन बन गए, बिजनेस को डायरेक्टर चला रहे हैं। जब कमाई होगी तो जितना पैसा हमारा लगा है उस हिसाब से वो हमको प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट देते हैं, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। अब आप बताओ मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे ये एग्जाम्पल 4 लाख रुपए कंपनी में लगा, 2 लाख हितेश ने लगाया, तो समझने वाली बात है 50% अमाउंट उसने ही लगाया है, तो प्रॉफिट में से भी उसको 50% अपन निकाल के देंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम चलता है। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं पता है? कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 2 चीजें सेपरेट है, 2 चीजें सेपरेट है। यहाँ पे मालिक अलग होते हैं, ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। मालिक कौन होते हैं बताओ फटाफट, मालिक कौन होते हैं? डायरेक्टरों को सैलरी शेयर होल्डर देते हैं, कंपनी की तरफ से जाती है। मालिक कौन होते हैं कंपनी के? और कंपनी को मैनेज करने वाले कौन होते हैं? कंपनी को मैनेज करने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टरों को क्या मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर होल्डरों को कंपनी में क्या मिलता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा, जिसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डायरेक्टरों को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है,
सैलरी मिलती है। ठीक है, तो एक बंदे का नाम बोल रहा हूं, आपने सुना है कि नहीं बताना। मुकेश अंबानी। आपने नाम सुना है? मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस में शेयर होल्डर है। उसने पैसा लगाए हुए अपनी कंपनी रिलायंस में, शेयर होल्डर है। तो उसको हर साल आपको पता है कितना प्रॉफिट मिलता है? 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है रिलायंस के। और ना मुकेश अंबानी को ना ये इतना, क्योंकि कंपनी से यही शुरू से जुड़ा है, तो इसको डायरेक्टर भी बना दिया गया है कंपनी में। तो ये दो पोजीशन में, कंपनी का मालिक भी है और यही कंपनी का डायरेक्टर भी है। तो इसको सैलरी भी मिलती है अलग से, जो साल की 12 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से सैलरी भी मिलती है। 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से सैलरी भी मिलती है। तो मुकेश अंबानी ना रिलायंस में दोनों है, क्योंकि वो पैसा लगाया है तो वो ओनर है, शेयर होल्डर है। अब बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर है, उन्होंने बोला कि मुकेश जी आप डायरेक्टर भी बन जाओ, आप ही चलाओ, आप बिजनेस को ज्यादा अच्छा समझते हो। तो ये डायरेक्टर का भी काम करता है और उसकी सैलरी भी देता है। 12 करोड़ रुपए इसकी साल की सैलरी है। अब आप बताओ, आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया आज जो मैंने पढ़ाया, हाँ या ना? कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? मैं ना आज का वीडियो ग्रुप में डालूंगा, ये वीडियो ग्रुप में डालूंगा, एकदम अच्छे से ना इसको पढ़ लेना बेटा। ठीक है, कल हम लोग चैप्टर 2 खत्म करेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर था, अब आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो जून के महीने में हमारे 4 से 5 चैप्टर हो जाने चाहिए बीएसटी के। दैट्स इट फॉर टुडे। आप ये पढ़िए।